हाय एवरीवन। अनुदारवाद के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम राजनीतिक परंपराओं में उदारवाद की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। अब अनुदारवाद के बारे में जानेंगे, यानी कंजर्वेटिज्म क्या होता है। यानी प्राचीन समय से लेकर 20वीं शताब्दी तक का राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अनुदारवाद कहा जाता है, या इसको हम दूसरे शब्द में समझे तो परंपरागत या रूढ़वादी राजनीतिक सिद्धांत की संज्ञा इसे दी जाती है। परंपरागत या राजनीतिक रूढ़िवादी की संज्ञा इसे दी जाती है। यानी राजनीति शास्त्र का उदय राज्यों के साथ ही हो गया था। प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतकों के अध्ययन का केंद्र बिंदु हमेशा से ही आदर्श राज्य था। जब हम मध्यकालीन विचारकों को देखते हैं तो उन्होंने पृथ्वी पर ईश्वरीय राज्य की स्थापना पर जोर दिया, और मध्यकालीन के आने के बाद हम जब 19वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र में ऐतिहासिक, दार्शनिक तथा संस्थागत अध्ययन को केंद्र माना गया। यानी प्राचीन काल से लेकर 20वीं शताब्दी तक के राजनीति विज्ञान के अध्ययन को हम अनुदारवाद कहते हैं, परंपरागत कहते हैं, या फिर रूढ़वादी राजनीतिक सिद्धांत की इसे संज्ञा दी जाती है। राजनीतिक अनुदारवाद के अर्थ और परिभाषा को हम समझते हुए चलें तो इसे एक राज्य के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। राज्य के अध्ययन के रूप में किस प्रकार देखा जाता है, हम ब्लंटसली के अनुसार देख लेते हैं और गार्नर के अनुसार देखते हैं। ब्लंटसली कहते हैं कि राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विभिन्न स्वरूपों एवं विकास को समझने का प्रयास करता है। जबकि गार्नर कहते हैं राज्य के अध्ययन के रूप में अनुदारवाद को कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत वह राज्य के साथ होता है। अब सरकार के अध्ययन के रूप में इसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है। यानी अनुदारवाद आप देख रहे हैं कि प्राचीन समय में राजनीति से संबंधित और 20वीं शताब्दी तक जो भी राजनीति शास्त्र में चीज़ें चलती आ रही हैं उसको सरकार के अध्ययन के रूप में सीले और लिकाक परिभाषित करते हैं। सीले कहते हैं कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का और ज्यामितीय स्थान यानी लंबाई एवं चौड़ाई का करता है। लिकाक कहते हैं कि राजनीति शास्त्र जो है वो सरकार से संबद्ध अध्ययन है। अब हम राज्य, सरकार तथा व्यक्ति के अध्ययन के रूप में अनुदारवाद को किस तरीके से परिभाषित किया गया है, जिसमें लास्की और हर्मन हेलर राज्य, सरकार तथा व्यक्ति के अध्ययन के रूप में अनुदारवाद को परिभाषित करते हैं। यानी लास्की कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन से है, जबकि हर्मन हेलर कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी आधारभूत यानी पूर्व मान्यताओं द्वारा होता है। यानी इससे आप इन परिभाषाओं से यानी राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में और राज्य, सरकार तथा व्यक्ति के अध्ययन के रूप में, इन परिभाषाओं से आप समझ पा रहे हैं कि जो अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है उसमें राज्य सरकार और उससे संबंधित संस्थाओं के संगठनात्मक स्वरूप और उन संगठनों के प्रक्रियाओं के यानी प्रक्रियात्मक पक्ष, कानूनी राजनीतिक संस्थाओं की अच्छाई बुराई, निर्णय निर्माण, नियंत्रण की राजनीति, नियमों एवं कार्यों के नियमबद्ध प्रशासन के मानवीय वातावरण आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगर हम अनुदारवाद की विशेषताओं की बात करें कि इसकी क्या विशेषता होती है, तो पहला है कि मूल्यों, आदर्शों का सर्वोपरि महत्व। यानी अनुदारवादी राजनीतिक चिंतकों ने मानव जीवन एवं समाज के लक्ष्यों और मूल्यों की ओर अपना महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया, चाहे वह यूनानी दार्शनिक की भांति नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार हो, चाहे मध्ययुगीन विद्वानों यानी राजनीतिकों का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार हो, चाहे आधुनिक आदर्शवादियों द्वारा प्रतिपादित जागरूकता के साक्षात्कार का हो। यानी संपूर्ण व्यक्तियों के विचारों के मूल्य जो है वो विचार जो रहे हैं वो मूल्यों और आदर्शों को प्रमुख स्थान देते रहे हैं। दूसरी इसकी विशेषता है अनुभाविकता के विरोधी। अनुभाविकता के विरोधी यानी अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख रूप से विरोधी रहे हैं
और वे उसे व्यर्थ, अयथार्थ तथा मानव के विरुद्ध मानते हैं। उनका मानना यह है कि वर्तमान राजनीतिक सिद्धांत अपने आप को मूल्यों यानी मूल्य निरपेक्ष मानता है, लेकिन वह आंतरिक रूप से मूल्यों पर आधारित है। जबकि इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता है वह बौद्धिक सिद्धांत है। अधिकांश अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत अनिवार्यतः बौद्धिक है, वे तर्क और विचारात्मक निष्कर्षों पर आधारित हैं। उनके अनुसंधान एवं विश्लेषण की प्रमुख विधियां ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक रही है। उनके जांच के प्रमुख विषय जो है राज्य यानी राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाएं, न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता, नैतिक लोक कल्याण यानी आदि राज्य के लक्ष्य रहे। यानी उनका अध्ययन एक समाज सुधारक, एक दार्शनिक विचारक तथा एक धर्म प्रचारक की भांति किया गया है। जबकि चौथी इसकी विशेषता है कि शाश्वत सत्यों, विचारों एवं मूल्यों का विवेचन। यह सिद्धांत शाश्वत सत्यों, मूल्यों, विचारों का विवेचन करता है। यानी यह समस्याओं, संस्थाओं, घटनाओं की अमूर्त स्वरूप के अंतर में प्रवेश करता है तथा समझ पर बल देता है। इनके चिंतन में लगातार समग्रता और आत्मनिष्ठता पाई जाती है। यानी इनमें विचारों की वैधानिकता का प्रमुख रूप दिया गया है। अब हम प्रमुख अनुदारवादी विचारक कौन कौन से रहे हैं उनके बारे में जानते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एडमंड बर्ग, माइकल ऑक्सफोर्ड और हन्ना आरेंट को माना जाता है। एडमंड बर्ग राजनीतिक सिद्धांतकार और दार्शनिक थे। बर्ग जो थे, इनका जो समाज में शिष्टाचार के साथ सादगी को रेखांकित करने और आर्थिक स्थिरता और राज्य की भलाई के लिए अनुदारवादी विचार दिए हैं। बर्ग का जो अनुदारवादी विचार है वो स्पष्ट रूप से ऐसे किया जा सकता है कि वे फ्रेंच राज्य क्रांति के विरोध में थे। यानी जो फ्रेंच क्रांति, राज्य क्रांति का विरोध बर्ग की अनुदारवादिता के प्रमुख उदाहरण हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले फ्रेंच राज्य के विरोध में प्राप्त हुआ है। यानी फ्रेंच क्रांति द्वारा घोषित प्राकृतिक अधिकारों की घोषणा की निंदा करते हुए बर्ग ने इन अधिकारों को मिथ्या अधिकार कहकर संबोधित किया है। क्रांति द्वारा प्रतिपादित लोकप्रिय संप्रभुता का खंडन करते हुए उन्होंने सर्वोच्च संप्रभुता रखने वाली जनता तो सभी प्रकार के प्रतिनिधियों और मर्यादाओं से रहित भयावह निरंकुश शक्ति है। यानी इनके विचारों में पहला तो फ्रेंच राज्य क्रांति का विरोध भी किया है, पुरातन परंपराओं एवं औचित्य तथा यथास्थिति का समर्थन भी किया है, समानता और लोकप्रिय संप्रभुता का विरोध किया है, संपत्ति का औचित्य इन्होंने बताया है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं एडमंड बर्ग की, वह है रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एवेडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, ऑरिजिन ऑफ आवर इंडिया। माइकल ऑक्सफोर्ड का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। माइकल ऑक्सफोर्ड जो है ब्रिटेन में परंपरावादी चिंतन के पुनर्जीवन के लिए इन्हें जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड ने इस बात का पुरजोर विरोध किया है कि नियंत्रित बुद्धि के द्वारा ही सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक संबंध समझे जा सकते हैं। वह इस दृष्टिकोण को अनेक असफलताओं का कारण मानते हैं और इनका जो अनुदारवादी विचार है वह स्पष्ट रूप से इनके राजनीतिक दर्शन के कार्यों में देखा जा सकता है, दर्शन और विज्ञान में देखा जा सकता है। राज्य के नियम और संस्थाओं में सर्वाधिक उपयुक्त होते हुए भी इन्होंने कहा जब व्यक्तियों के लिए सुपरिचित हो और उनमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न किया जाए, परंतु यदि वर्तमान प्रबंधों में कोई असंगति पैदा हो जाए तो उसमें सुधार आवश्यक है। माइकल ऑक्सफोर्ड जो है स्वतंत्रता के प्रेमी हैं, परंतु उन्होंने उदारवाद का खंडन करते हैं और वह एक ऐसे व्यक्तिवादी हैं जो लाक की तुलना में हीगल को वरीयता देते हैं और वह ऐसे दार्शनिक भी हैं जो दार्शनिक वृत्ति या बुद्धिवाद का अनुमोदन नहीं करते हैं। माइकल सार्ट की दो फेमस रचनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ये दो उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अब हन्ना आरेंट की बात करें, हन्ना आरेंट के विचार जो है उनके इन्होंने इस तरीके से व्यक्त किया कि मानव के मस्तिष्क तथा व्यक्तिगत पक्षों पर बल जो है एक साहित्यकार होने के कारण ऑरेंट ने व्यक्ति के मानसिक और व्यक्तिगत पक्षों को प्रमुखता दी है। उन्होंने भावना की भौतिक गतिविधियों में निष्ठा रखी है, यानी अमूर्त विचारों के प्रति उन्होंने अरुचि अभिव्यक्त की है तथा भावना की भौतिक गतिविधि में निष्ठा अभिव्यक्ति की है। अबौद्धिक एवं अस्तित्व विचारों का विरोध इन्होंने किया है। नवीन विचार के सृजन पर बल
यानी इन्होंने इतिहास के महाविपत्तियों तथा सर्वाधिकार का विवेचन करते समय ऑरेंट ने बार बार यह बताया कि हमें अस्तित्व को नवीन सिरे से चुनने, उन्हें बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यानी कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है, सब कुछ नवीन सिरे से निर्धारित हो जाना है, चाहे वह कानून, नैतिकता, संविधान आदि विषय ही क्यों न हो, और यह इतिहास अंत न होकर उसका प्रथम सुनियोजित प्रारंभ है। तो हाँ, इनकी जो प्रमुख रचना है ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, 6 एक्सरसाइज इन पॉलिटिकल थॉट्स, ऑन रिवोल्यूशन, इनकी फेमस रचना है। तो हमने अनुदारवाद के बारे में जाना, अनुदारवाद को किस रूप में परिभाषित किया गया है, एक राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य सरकार तथा व्यक्ति के अध्ययन के रूप में, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, और प्रमुख अनुदारवादी विचारकों के बारे में जाना। धन्यवाद।